हाय बेचारी। रंजना का क्या था फैसला। रंजना सोसाइटी के गेट पर अन्य महिलाओं के साथ खड़ी थी। माऊ और स्कूल जाने वाले बच्चों का मेला सा लगा था। रंजना भी अपनी 11 वर्षीय बेटी मिनी का हाथ पकड़े खड़ी थी। स्कूल बस आने वाली थी। सभी महिलाएं रंजना को जिन नजरों से देख रही थी, उन नजरों की भाषा से रंजना भली भांति परिचित थी। सबकी निगाहें हमेशा की तरह यही कह रही थी कि हाय बेचारी। निगाहों का यह संदेश पाकर रंजना को हमेशा मन ही मन हंसी आती। सब उसे रोज ऊपर से नीचे तक कई बार देखती। उसके लेटेस्ट हेयर स्टाइल, बढ़िया फिगर और आधुनिक कपड़ों की खूब प्रशंसा करती। लेकिन आंखों में वही हाय बेचारी के भाव। स्कूल बस आ गई तो माऊ का अपने अपने बच्चे को फ्लाइंग किस करने, आई लव यू बेटा, बाय बेटा, टेक केयर कहने का सिलसिला शुरू हो गया। रंजना ने भी मिनी को किस किया और मिनी बस में चढ़ गई। जब तक बस दिखती रही, रंजना वहीं खड़ी रही, फिर अपने फ्लैट की ओर चल दी। 11 बज रहे थे। मिनी का स्कूल 12 से 6 बजे तक था। सारे काम करने के लिए मेड आ गई। 12 बजे तक रंजना फ्री हो चुकी थी। उसने घड़ी देखी। 1 बजे अमित, उसका लेटेस्ट बॉयफ्रेंड आने वाला था। उसने सोचा 1 घंटा आराम कर ले, फिर अमित के साथ लंच करके। इसके आगे की सोचकर ही रंजना के शरीर में मादक सी लहर दौड़ गई। आज 4 बजे उसकी किट्टी पार्टी भी है। अमित को भेजकर वह किट्टी पार्टी में चली जाएगी। बेड पर लेटकर रंजना की आंखों के सामने बीते दिन किसी चलचित्र की तरह घूम गए। रंजना 21 साल की थी जब वह विनोद से एक पार्टी में मिली थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों ही सुंदर, स्मार्ट और आकर्षक थे। विनोद बेंगलुरु से मुंबई अपने बिजनेस के किसी काम से आया था। मिलने के 6 महीने बाद ही रंजना ने विजातीय विनोद से प्रेम विवाह कर लिया। दोनों के माता पिता इस विवाह के खिलाफ थे। रंजना के माता पिता, जो अंधेरी मुंबई में रहते थे, उन्होंने उससे संबंध तोड़ लिए। उसकी छोटी बहन संजना कभी कभी उससे फोन पर बात कर लेती थी। रंजना विनोद के साथ बेंगलुरु चली गई। विनोद के माता पिता भी रंजना को बहू मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे। रंजना को याद आ रहा था कि उसने अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बेहद कट्टरपंथी ससुराल में रहना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन विनोद ने ही कह दिया, रंजना, ऐसा करता हूं कि अलग घर ले लेता हूं। घर में रोज रोज का कलह अच्छा नहीं लगता। रंजना को इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती थी। वह तैयार हो गई। विनोद ने एक फ्लैट ले लिया। अब रंजना खुश थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। उसने नोट किया, विनोद उसके साथ बस रात को सोने ही आता है, सुबह अपने घर चला जाता है। एक दिन वह झंझला गई। बोली, यह क्या चल रहा है? यहां बस सोने आते हो? अब यही तो हमारा घर है। वहां मेरे माता पिता, भाई बहन हैं, उन्हें छोड़ दूं? विनोद ने चिढ़कर पूछा, मैं उन्हें छोड़ने के लिए कहां कह रही हूं। रोज मिलने जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहां अपनी पत्नी के पास तुम चोरों की तरह आ रहे हो। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। विनोद गर्दन झटक कर चला गया। रंजना को कुछ समझ नहीं आया। यह तो वह देख ही चुकी थी कि विनोद एक बहुत धनी बिजनेसमैन का बेटा है। उनका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस था। पूरा दिन अकेली रहने पर रंजना बोर होने लगी थी। सुबह नाश्ते से डिनर तक वह अकेली होती थी। विनोद ने मेड का भी इंतजाम कर दिया था। 1 साल बीत रहा था। रंजना अब गर्भवती थी। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उसने यह खुशखबरी विनोद को सुनाई तो उसने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। 2 दिन बाद रात को आकर कहने लगा, मैंने मां को यह खबर सुनाई। रंजना ने चहक कर पूछा, वे खुश हुई? विनोद ने तटस्थ भाव से कहा, मां ने कहा कि इस हालत में तुम्हारा अपने माता पिता के पास जाना ज्यादा ठीक रहेगा। रंजना को जैसे धक्का लगा। वह भड़क उठी, मैं क्यों जाऊं कहीं? मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अपनाया है। सब मुझसे नाराज है, लेकिन मम्मी पापा अब भी तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं है। तुम तो हो ना मेरे साथ? मुझे प्यार करते हो ना? फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। विनोद ने थोड़ा अटकते हुए कहा, वह तो ठीक है, पर मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। यह बात अब याद आ रही है, मेरे जीवन से खेलकर। रंजना चिल्ला पड़ी। विनोद ने धीमे स्वर में कहा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। यही ठीक लगा कि तुम मुंबई चली जाओ। मैं आता रहूंगा।
मैं क्यों जाऊं कहीं? मैं यहीं रहूंगी और अपने होने वाले बच्चे को पूरा हक दिलवाऊंगी। रात भर रंजना और विनोद में कहासुनी होती रही। सुबह विनोद चला गया। अगले कुछ दिनों में विनोद के कुछ रिश्तेदारों से उसे उड़ती उड़ती खबर मिली कि विनोद के घर वाले उस पर दूसरा विवाह करने का दबाव डाल रहे हैं और रंजना को तलाक दिलवाना चाहते हैं। रंजना को अपनी दुनिया उजड़ती लगी। वह पूरा दिन फूट फूट कर रोती रही। पड़ोसिन मालती आंटी उसकी पूरी स्थिति से परिचित थीं। उन्होंने उसे बहुत कुछ समझाया। तब रंजना ने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे, गर्भस्थ संतान को मन ही मन प्यार किया। अब वह और तरह सोच रही थी कि अगर विनोद और उसका परिवार इस विवाह के बंधन को खेल समझ रहा है तो वह क्यों रोते हुए जिए? क्यों वह एक कमजोर पुरुष के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो? वह आधुनिक लड़की है, अतः कमजोर और बेबस होकर नहीं जिएगी। कल उसकी संतान इस दुनिया में जन्म ले लेगी, तब वह उसके साथ जी लेगी। अब आगे क्या करना है, रंजना ने यह भी उसी समय सोच लिया। वह बस ग्रेजुएट थी, उसे कोई बहुत बड़ी नौकरी मिलने से रही, यह भी वह जानती थी। अगली रात जब विनोद आया तो रंजना ने कहा था, मैं मुंबई जाने के लिए तैयार। विनोद उसका मुंह देखता रह गया। रंजना ने कहा, तुम मुझे मेरे नाम से वहां एक फ्लैट ले दो। हां, यह तो हो जाएगा, मैं भी आता रहूंगा। रंजना व्यंग्यपूर्वक हंसी। और घर का खर्च? मैं हर महीने कोचिस 30,000 तुम्हारे खाते में डाल दिया करूंगा और जरूरत हुआ करेगी तो और दे दिया करूंगा। तुम्हें कतई परेशानी नहीं होगी। बस मैं अपने परिवार से अलग कुछ कर नहीं सकता, यह मेरी मजबूरी है। रहता था। उसने 1 महीने के अंदर मुलुंड की एक अच्छी सोसाइटी में एक बेडरूम सेट खरीदकर रंजना के नाम कर दिया। मन ही मन वह दुखी और शर्मिंदा तो था। परिवार के दबाव के चलते उसने रंजना के साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन परिवार की बात न मानने पर उसे सारी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा, यह वह अच्छी तरह जानता था। खुद को पूरी हिम्मत से संभालकर रंजना मुंबई के इस फ्लैट में आ गई। संजना उसके संपर्क में रहती थी, उसे पूरी बात पता थी। जब संजना ने अपने मम्मी पापा को यह बात बताई तो नाराजगी भूल उन्होंने आकर रंजना को गले लगा लिया। तय समय पर रंजना ने स्वस्थ सुंदर मिनी को जन्म दिया। रंजना मिनी का चेहरा देख खिल उठी थी। विनोद और रंजना की फोन पर बातचीत होती रहती थी। वह खबर पाते ही मिनी को देखने चला आया। सारा काम रंजना की मम्मी ने संभाला था। उसके मम्मी पापा विनोद से खिंचे खिंचे ही रहे। विनोद 2 दिन में रंजना के हाथ में भारी रकम रखकर चला गया। रंजना ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। मिनी 2 महीने की हो गई तो रंजना ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, अब आप घर लौट जाओ, अब मैं मिनी को देख लूंगी। लेकिन तू अकेली कैसे? नहीं मम्मी, मैं सब कर लूंगी, मुझे अपनी लाइफ खुद संभालने दो। रंजना बीच ही में बोली। बेटी को बहुत सी हिदायतें देकर अपने घर लौट गई। रंजना ने बखूबी मिनी को संभाल लिया था। उसी को देखकर उसके रात दिन कटते। सुंदर और आकर्षक तो वह थी ही, उस पर बेहतरीन रखरखाव, बेहद मॉडर्न कपड़े, यत्न से संवारा रूप रंग। तभी तो भीड़ में भी वह अलग दिखती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 2 से 3 महीनों में विनोद आता तो शारीरिक जरूरत की पूर्ति के चलते। विनोद का सामीप्य, एक पुरुष और स्त्री का नैसर्गिक संबंध, दोनों को एक दूसरे के करीब ले आता। और फिर दोनों अभी पति पत्नी तो थे ही, पास पड़ोस में भी सबको यही लगता कि बेचारी बच्ची के साथ चुकी थी। विनोद के मन में आज भी अपराध बोध था। बेचारी कैसे जीती है अकेली, लेकिन रंजना कैसे जी रही है यह उसे बताने वाला कोई नहीं था। वह दूसरा विवाह कर चुका था और अब एक बेटे का पिता भी बन चुका था। रंजना सब जानती थी, लेकिन विनोद के पैसे पर ही उसे मौज करनी थी, इसलिए वह गंभीर बनी रहती थी। फिर उसके जीवन में आए नीरज। वे चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने एक बार मिनी को तेज बुखार होने पर उसका इलाज किया था। वे भी रंजना के आकर्षण में बंधे एक दिन मिनी को देखने के बहाने उसके घर जा पहुंचे और फिर 2 साल रंजना और उनका प्रेम प्रसंग चला। वे तलाकशुदा थे। वे भी रंजना के साथ विवाह करना चाहते थे, पर रंजना उनके साथ शारीरिक रूप से तो जुड़ी, लेकिन विवाह तो अब उसे करना नहीं था। अंत में रंजना के साफ साफ मना करने पर उन्होंने अन्यत्र विवाह कर लिया। अब रंजना की दोपहरें अमित के साथ बीत रही थी। अमित कॉल सेंटर में काम करता था।
उसकी अक्सर नाइट शिफ्ट होती थी। अमित से रंजना मिनी के स्कूल में मिली थी। वह मिनी की क्लास में पढ़ रहे सुधांशु का चाचा था। सुधांशु के माता पिता दोनों कामकाजी थे, इसलिए पीटीएम में अक्सर अमित ही आता था। अमित से 2 से 4 मुलाकातें होने पर ही रंजना को वह अच्छा लगने लगा था। फिर उनकी धीरे धीरे अंतरंगता बढ़ती गई। अब अमित के इंतजार में, अतीत की स्मृतियों में डूबते उतरते डोरबेल बजने पर ही उसकी तंद्रा भंग हुई। अमित ने आते ही उसे बाहों में भर लिया। रंजना ने अपनी मादक हंसी बिखेरते हुए कहा, अरे पहले फ्रेश तो हो जाओ, लंच तो कर लो, सब बाद में। कहते हुए अमित रंजना को गोद में उठाकर बेड पर ले गया। रंजना भी उसकी बाहों में समाती चली गई। भावनाओं का ज्वार जब थमा तो दोनों काफी देर लेटकर हंसी मजाक करते रहे। फिर लंच करते हुए रंजना ने कहा, आज मेरी किट्टी पार्टी है। अच्छा, कब निकलोगी? कब? भरपूर आनंद उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी, सब चली गई। रंजना भी उठ खड़ी हुई तो निशा ने कहा, तू बैठना, तुझे क्या जल्दी है? मिनी के आने का समय हो रहा है। आज उसे पिज्जा और आइसक्रीम खिलाने ले जाना है, सुबह ही कहकर गई थी। कहकर निशा से विदा लेकर रंजना बस स्टैंड की ओर चल दी। बस आई तो मिनी फुदकती हुई उसकी तरफ बढ़ गई। बोली, मॉम, आज बाहर चलेंगे ना? बिल्कुल, पहले चलकर कपड़े तो बदल लो। ठीक है मॉम। घर आकर मिनी को याद आया, अरे आज आपकी किट्टी पार्टी थी ना, आप बहुत स्मार्ट लग रही है। आपकी फ्रेंड्स आपकी नई डायरस देखकर क्या बोली? मॉम, वे बोली, हाय बेचारी। कहकर रंजना ने जोर से ठाका लगाते हुए बेटी को सीने से लगा लिया। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी दीपा ने गांव के ही दूसरी जाति के युवक समरजीत से शादी कर ली। इसके बाद दीपा ने ऐसा क्या किया कि प्रेमी से पति बने समरजीत ने उसकी हत्या कर लाश जमीन में दफनाकर उस पर आम का पेड़ लगा दिया। समरजीत करीब 1 साल बाद दिल्ली से अपने भाइयों अरविंद और धर्मेंद्र के साथ गांव धंजे लौटा तो मोहल्ले वालों ने उसमें कई बदलाव देखे। उसके पहनावे और बातचीत में काफी अंतर आ चुका था। उसका बातचीत का तरीका गांव वालों से एकदम अलग था। इससे गांव वाले समझ गए कि दिल्ली में उसका काम ठीक ठाक चल रहा है। धंजई गांव उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के थाना कुंडेभार में पड़ता है। देखने से ही लग रहा था कि समरजीत की हालत अब पहले से अच्छी हो गई है, लेकिन गांव वाले एक बात नहीं समझ पा रहे थे कि जब वह गांव से गया था तो गांव के ही रहने वाले राम स्नेही की बेटी दीपा को भगा कर ले गया था, लेकिन उसके साथ दीपा दिखाई नहीं दे रही थी। दरअसल दीपा और समरजीत के बीच काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसके चलते वह और दीपा करीब 1 साल पहले गांव से भाग गए थे। बाद में राम स्नेही को पता लगा कि समरजीत दीपा के साथ दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुल प्रहलादपुर गांव में रह रहा है। गांव के ही लड़के के साथ बेटी के भाग जाने की बदनामी राम स्नेही झेल रहा था। उसे जब पता लगा कि समरजीत के साथ दीपा नहीं आई है तो यह बात उसे कुछ अजीब सी लगी। बेटी को भगाकर ले जाने वाला समरजीत उसके लिए एक दुश्मन था। इसके बावजूद भी बेटी की ममता उसके दिल में जाग उठी। उसने समरजीत से बेटी के बारे में पूछ ही लिया। तब समरजीत ने बताया, वह तो करीब 1 महीने पहले नाराज होकर दिल्ली से गांव चली आई थी। अब तुम्हें ही पता होगा कि वह कहां है। यह सुनकर राम स्नेही चौंका। उसने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? वो यहां आई ही नहीं है। अब मुझे क्या पता वह कहां गई। आप अपनी रिश्तेदारियों वगैरह में देख लीजिए, क्या पता वहीं चली गई हो। समरजीत की बात राम स्नेही के गले नहीं उतरी। वह समझ नहीं पा रहा था कि समरजीत जो दीपा को कहीं देखने की बात कह रहा है, वह कहीं दूसरी जगह क्यों जाएगी। फिर भी उसका मन नहीं माना। उसने अपने रिश्तेदारों के यहां फोन करके दीपा के बारे में पता किया, लेकिन पता चला कि वह कहीं नहीं है। बात 1 महीना पुरानी थी। ऐसे में वह बेटी को कहां ढूंढे। बेटी के बारे में सोच सोचकर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। यह बात दिसंबर 2013 के आखिरी हफ्ते की थी। समरजीत के साथ उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी गांव आए थे। राम स्नेही ने दोनों भाइयों से भी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उनसे भी उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 10 से 11 दिन गांव में रहने के बाद समरजीत दिल्ली लौट गया। समरजीत की बात राम स्नेही के गले नहीं उतरी। वह समझ नहीं पा रहा था
कि समरजीत जो दीपा को कहीं देखने की बात कह रहा है, वह कहीं दूसरी जगह क्यों जाएगी। फिर भी उसका मन नहीं माना। उसने अपने रिश्तेदारों के यहां फोन करके दीपा के बारे में पता किया, लेकिन पता चला कि वह कहीं नहीं है। बात 1 महीना पुरानी थी। ऐसे में वह बेटी को कहां ढूंढे। बेटी के बारे में सोच सोचकर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। यह बात दिसंबर 2013 के आखिरी हफ्ते की थी। समरजीत के साथ उसके भाई अरविंद और धर्मेंद्र भी गांव आए थे। राम सनेही ने दोनों भाइयों से भी बेटी के बारे में पूछा, लेकिन उनसे भी उसे कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 10 से 11 दिन गांव में रहने के बाद समरजीत दिल्ली लौट गया। बेटी की कोई खैर खबर न मिलने से राम सनेही और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। वह जानते थे कि समरजीत दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में रहता है। वहीं पर उनके गांव का एक आदमी और रहता था। उस आदमी के साथ जनवरी 2014 के पहले हफ्ते में राम सनेही भी पुल प्रहलादपुर आ गया। थोड़ी कोशिश के बाद उसे समरजीत का कमरा मिल गया। उसने वहां आसपास रहने वालों से बेटी दीपा का फोटो दिखाते हुए पूछा। लोगों ने बताया कि जिस दीपा नाम की लड़की की बात कर रहा है, वह 22 दिसंबर 2013 तक तो समरजीत के साथ देखी गई थी। इसके बाद वह दिखाई नहीं दी है। समरजीत ने राम सनेही को बताया था, दीपा 1 महीने पहले यानी नवंबर 2013 में नाराज होकर दिल्ली से चली गई थी, जबकि पुल प्रहलादपुर गांव के लोगों से पता चला था कि वह 22 दिसंबर 2013 तक समरजीत के साथ थी। इससे राम सनेही को शक हुआ कि समरजीत ने उससे जरूर झूठ बोला है। वह दीपा के बारे में जानता है कि वह इस समय कहां है। राम सनेही के मन में बेटी को लेकर कई तरह के ख्याल पैदा होने लगे। उसे इस बात का अंदेशा होने लगा कि कहीं इन लोगों ने बेटी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं कर दी। यही सब सोचते हुए वह 6 जनवरी 2014 को दोपहर के समय थाना पुल प्रहलादपुर पहुंचा और वहां मौजूद थाना प्रभारी धर्मदेव को बेटी के गायब होने की बात बताई। राम सनेही ने थाना प्रभारी को बेटी का हुलिया बताते हुए आरोप लगाया कि समरजीत और उसके भाइयों अरविंद व धर्मेंद्र ने अपने मामा नरेंद्र, राजेंद्र और वीरेंद्र के साथ बेटी को अगवा कर उसके साथ कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे दिया है। थाना प्रभारी धर्मदेव ने उसी समय राम सनेही की तहरीर पर भादम्य की धारा 365-34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराकर सूचना एसीपी जसवीर सिंह मलिक को दे दी। मामला जवान लड़की के अपहरण का था, इसलिए एसीपी जसवीर सिंह मलिक ने थाना प्रभारी धर्मदेव के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में इंस्पेक्टर आरएस नरुका, सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार, युद्धवीर सिंह, हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार, नईम अहमद, राकेश, कांस्टेबल अनुज कुमार तोमर, धर्म सिंह आदि को शामिल किया गया। उधर दिल्ली में रह रहे समरजीत और उसके भाइयों को जब पता चला कि दीपा का बाप राम सनेही पुल प्रहलादपुर आया हुआ है, तो तीनों भाई दिल्ली से फरार हो गए। पुलिस टीम जब उनके कमरे पर गई तो वहां उन तीनों में से कोई नहीं मिला। चूंकि तीनों आरोपी राम सनेही के गांव के ही रहने वाले थे, इसलिए पुलिस टीम राम सनेही को लेकर यूपी स्थित उसके गांव धनजई पहुंची, लेकिन घर पर समरजीत और उसके घर वालों में से कोई नहीं मिला। अब पुलिस को अंदेशा हो गया कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये लोग फरार है। गांव के लोगों से बात करके पुलिस ने यह पता लगाया कि इनके रिश्तेदार वगैरह कहां